हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जब विश्व भर से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की पकड़ ढीली हो रही है, तब ऐसे वक्त में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने ग्लोबल आउटरीच को बढ़ा रहा है। दोस्तों, स्वदेशी जागरण मंच की जननी आज फ्री ट्रेड की जन्मस्थली यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपने विचार के प्रचार प्रसार करने के लिए आतुर नजर आ रही है। भारतीयों को आर्यवत मानने वाली, आर्यों की संतान मानने वाली ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जर्मनी, जो कि माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि यह आर्यव्रत की उत्पत्ति यहां से हुई है, वहां पर अपना कार्यक्रम ना करते हुए अमेरिका में अपना कार्यक्रम करने जा रही है, ग्लोबल आउटरीच का। संगठन के मामले में जो चीन का उदाहरण देती है कि चीन से समझना चाहिए कि कैसे संगठित किया जाए लोगों को, वो संगठन अपना ग्लोबल आउटरीच चीन से, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, वहां से शुरुआत ना करके अमेरिका से करना चाह रहा है। तो क्या दोस्तों, जो बात कही जाती है कि भारत की राजनीति अमेरिका से संचालित होती है, कहीं इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ग्लोबल आउटरीच के पीछे कहीं वही तो मकसद नहीं है कि जो संचालन कर रहे हैं उनसे जाके मिला जाए, उनसे जाके बात किया जाए। आज इन्हीं विषयों पे बात करने के लिए दोस्तों मैं आपके समक्ष आया हूं, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने विचार इस विषय पे रखूं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना आउटरीच बढ़ाने के लिए अमेरिका से जाके, मतलब अमेरिका में जाके आह्वान कर रहा है, अमेरिका में जाके भारतीय मूल के ही लोगों से मिल रहा है। तो इसमें आउटरीच कैसे हुआ, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और जाहिर सी बात है, ये उन्हीं लोगों से मिल रहा होगा जो ऑलरेडी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से, जिनके विचार मेल खाते होंगे। ये वहां के क्रिश्चियन समुदाय से तो नहीं मिल रहा होगा, वहां के नेटिव लोगों से मिल नहीं रहा होगा, ये भारतीय मूल के लोगों से मिल रहा है। तो भारतीय मूल के वो लोग जिनके विचार ऑलरेडी आपके विचारों से मेल खाते हैं, उनसे मिलने का क्या अर्थ है? वो तो वैसे ही साष्टांग प्रणाम करके आपको बैठे हैं। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी क्या है, जरा ये थोड़ा हम समझें। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये सेंटिनरी ईयर है। कहा यह जा रहा है कि अपने 100 साल पूरे होने पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो कई कार्यक्रम करा रहा है। उसमें से एक कार्यक्रम ये भी है जिसमें मोहन जी भागवत अमेरिका में जाके अपने विचार रखने वाले हैं। ठीक है, अब आप ये यदि ये देखेंगे कि 1925 में जो आरएसएस बना, उसके बाद से जितने भी सरसंघचालक हुए हैं, आरएसएस के चीफ हुए हैं, चाहे हेडगेवार जी हों, चाहे गुरु जी गोलवालकर हों, चाहे बाला साहब देवरस हों, चाहे रज्जू भैया हों, या सुदर्शन जी हों, या फिर हमारे मोहन भागवत जी, 2018 के पहले वाले मोहन भागवत जी, 2014 के पहले वाले मोहन भागवत जी, यदि हम मान लें, तो इनमें से किसी ने भी जाके अमेरिका में अपने, आप ये कह लीजिए कि भाषण नहीं दिए और वहां पे जाके लोगों को आउटरीच करने का प्रयास नहीं किया। ये मोहन जी भागवत ही हैं जो पहले सरसंघचालक रहे, जो इतनी विदेशी यात्राएं करते हैं और विदेशों में जाके अपने विचार रखने का प्रसार कर रहे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हर किसी को अपने विचार रखने की आजादी है और ये होना भी चाहिए। आरएसएस एज ए संगठन यदि अपना आउटरीच बढ़ाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ भी नहीं है, परंतु शंका की सुई तब जो है आगे की दिशा में बढ़ चलती है जब हमें यह दिखता है कि जब जब भाजपा की स्थिति कमजोर होती है, तब तब हम देखते हैं कि आरएसएस हरकत में आ जाता है। दोस्तों, इसके पहले 2018 में मोहन जी भागवत हिंदू महासभा का एक आयोजन अमेरिका में हुआ था, वहां पे इन्होंने संबोधन किया था और अब 2026 में वो दूसरी बार अमेरिका जा रहे हैं। 2018 में भी राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ही पतली और नाजुक स्थिति हो गई थी।
आप याद कीजिए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कई राज्यों में ये इलेक्शन हार गई थी, छत्तीसगढ़ में कई राज्यों में इसकी सरकार गिर गई थी और स्थिति बड़ी ही डावाडोल थी। और यदि कहा जाता है कि पुलवामा नहीं होता तो शायद 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी नहीं बनती। खैर, वो एक अलग विषय है, पर मुद्दा यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में दिखती है तो हमें नजर आता है कि आरएसएस कहीं फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर रहा है। ऐसे ही 2026 में हम देख रहे हैं कि जेंजी के आंदोलन ने मोदी सरकार की मटिया पलीट कर दी है। मोदी सरकार जो अभी तक एक स्ट्रॉन्गमैन की छवि, स्ट्रॉन्गमैन की गवर्नमेंट इस तरीके की मानी जाती थी, वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों ने, 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चों ने जो हुक्मरानों को आईना दिखाया है, वो अपने आप में विश्व भर के सारे मीडिया में उसने बहुत बड़ी स्पेस पाई है। और विश्व भर का मीडिया हैरान है कि जिस मोदी को ऑपोजिशन पार्टी नहीं झुका पाई थी, उसको 18, 20, 22 साल के बच्चे जो है उन्होंने आके झुका दिया। और पहली बार ऐसा हुआ 12 साल में कि नरेंद्र मोदी की सरकार से किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, जिस मंत्री ने इस्तीफा दिया वो एजुकेशन मिनिस्टर था, धर्मेंद्र प्रधान। और आप सभी को मालूम है कि एजुकेशन के सेक्टर में आरएसएस का कितना ज्यादा जो है वो आप ये कह लीजिए कि उसने जड़ें जमा ली हैं भारत के अंदर में शैक्षणिक संस्थानों में। दोस्तों, क्या ये ग्लोबल आउटरीच कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए हो रहा है कि भारत जो है वो लिबरल है, लिबरल विचारधारा को अपनाने के लिए आतुर है? और जो आरएसएस की एक छवि बनाई जा रही है कि आरएसएस कट्टरता को, धार्मिक उन्माद को, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देता है, कहीं इस छवि को जो है बदलने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा? किया जा रहा तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये सिर्फ छवि तक ही नहीं रहना चाहिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आपके जो शब्द हैं, शब्दों से ज्यादा आपकी हरकतों में वो नजर आना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने घर से जो है इसकी शुरुआत करनी चाहिए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो एपेक्स बॉडी है, जो ऊपरी उनकी जो सभा है, सबसे टॉप बॉडी, उसमें 28 लोग हैं और उस 28 लोगों में से 9 लोग महाराष्ट्रियन हैं, 8 महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं। हो सकता है संभवतः 9 महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हो, बट 8 तो पक्का महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है। यानी 28 में से 9, यानी लगभग 1/3 जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है, महाराष्ट्र से आते हैं। नाम भी मैं आपको बता देता हूं। सरसंघचालक मोहन जी भागवत हैं, फिर अतुल निम्ये जी हैं, सह सरकार्यवा, उसके बाद में दीपक विस्पुते जी आते हैं, ये बौद्धिक प्रमुख हैं। मंगेश भिंडे आते हैं, ये व्यवस्था प्रमुख है। अनिल ओक हैं, ये सह व्यवस्था प्रमुख है। पराग अभ्यंकर हैं, ये सेवा प्रमुख है। सुनील देशपांडे आते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। आने वाले दिनों में आपको हो सकता है दिखे कि आरएसएस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सुनील देशपांडे और सुनील आंबेकर, जनसेवा का काम पूरा जो है वो सुनील आंबेकर देखते हैं। और तीसरा सुनील है सुनील कुलकर्णी। तो सुनील देशपांडे, सुनील आंबेकर, सुनील कुलकर्णी, ये 3 हो गए सुनील। उसके अलावा पराग अभ्यंकर, अनिल ओक, दीपक विस्पुते, अतुल निम्ये, मोहन भागवत और मंगेश भिंडे शायद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। आई एम नॉट श्योर ब्राह्मण है कि ओबीसी। पर आपके 28 में से 9 जो है वो महाराष्ट्रियन लोग हैं। अब जब आप ग्लोबल आउटरीच के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ग्लोबल आउटरीच के अंदर, भारत के अंदर पहले आउटरीच तो करना आपके लिए आवश्यक है ना। और वो तब नजर आएगा जब आपकी एपेक्स बॉडी में आप भारत के अलग अलग प्रांतों और अलग अलग प्रांतों से अलग अलग जातियों के लोगों का समावेश करते हैं। दोस्तों, 28 लोगों का जो इनका एपेक्स बॉडी है, इसमें कितने एसटी समाज के हैं, शेड्यूल ट्राइब, कितने शेड्यूल कास्ट समाज के हैं, कितने दलित के अलावा अल्पसंख्यक समाज के हैं, ये जरा आप लोगों को देखने की जरूरत है। कितने क्रिश्चियन है, कितने जैन है, कितने बौद्ध हैं। मैं मुस्लिम की बात भी हटा दे रहा हूं। आखिर अमेरिका जो है, ये तो आप एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट में जो है वहां जाके आप अपने विचार रखने जा रहे हो।
तो क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट में आप ग्लोबल आउटरीच के लिए जा रहे हो, तो वहां तो बताना पड़ेगा आपको कि आप अपने देश में आउटरीच बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो। आप अपने देश में क्रिश्चियन लोगों के बीच में आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो। आप अपने देश के अंदर में अल्पसंख्यकों के अंदर आउटरीच बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो। यदि आप अपने आप को एक ऐसे संगठन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो वैश्विक स्तर पे जो अपना आउटरीच बढ़ा रहा है, जो अपना दायरा बढ़ा रहा है, तो जब आप दायरा बढ़ा रहे हो तो आपसे सवाल होगा कि भारत के अंदर में जो है आपने दायरा बढ़ाने के लिए अभी तक क्या किया। दोस्तों 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निर्मित हुई, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया गया, उस टाइम में इनके पहले जो सरसंघचालक थे वो हेडगेवार जी थे, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। उसके बाद में गुरुजी गोलवालकर बने, अगेन महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। उसके बाद में बाला साहब देवरस बने, अगेन महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। फिर आप भैया, आप इनको रज्जू भैया को छोड़ दीजिए, राजेंद्र सिंह जी को, वो यूपी से आते थे, क्षत्रिय रहे। केसी सुदर्शन बने, अगेन ब्राह्मण। और उसके बाद में मोहन जी भागवत बने, अगेन महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। तो दोस्तों 6 में से 5 ब्राह्मण समाज के लोग जो है वो आरएसएस के प्रमुख बने और एक क्षत्रिय समाज का। तो सवाल तो ये उठेगा कि भाई ये संगठन जो है ये ग्लोबल आउटरीच के लिए जा रहा है, तो अपने देश में अपना रीच बढ़ाने के लिए इसने कितने लोगों को भागीदारी दी है शीर्ष नेतृत्व में। जो एपेक्स बॉडी है उसमें कितने ब्राह्मण कम्युनिटी से या क्षत्रिय कम्युनिटी से बाहर के कितने लोगों को मौका दे रहा है, ये सवाल उठेगा। आरएसएस के जो लोग हैं जो ये सुन रहे होंगे उनको हो सकता है खराब भी लगे, परंतु जब आप ग्लोबल आउटरीच के लिए जा रहे हो तो ब्राह्मण संगठन नहीं है आरएसएस, ये तो आपको प्रूफ करना होगा, समझाना होगा। तो जब तक आपके हेड जो है महाराष्ट्रियन ब्राह्मण बनते रहेंगे, और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण में भी एक खास कम्युनिटी के जो लोग हैं ब्राह्मण कम्युनिटी के, वही बनते हैं, सारे ब्राह्मण नहीं बन सकते इसके अंदर। खैर उस पर कभी और बात करेंगे। तो जो सामाजिक समरसता की बात मोहन जी भागवत ने इस बार दशहरे के अपने भाषण में कही थी, जो ग्लोबल आउटरीच के माध्यम से ये सामाजिक समरसता की बात करने जा रहे हैं, यदि हम इनके संगठन को देखें तो हमको दूर दूर तक कहीं भी सामाजिक समरसता नजर नहीं आती। हमें नजर आता है कि प्रतिनिधित्व जो है, जो शीर्ष में ताकत जो है, सत्ता जो है, वो संगठित है एक पर्टिकुलर राज्य और उस पर्टिकुलर राज्य के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर। तो दोस्तों ये तो मोटा मोटी बात हुई आरएसएस की। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण सवाल पे कि अभी क्यों। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि जब पूरे विश्व से वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की पकड़ ढीली हो रही है और ग्लोबलाइजेशन का झंडा बरदार अमेरिका खुद ही ग्लोबलाइजेशन को तिलांजलि देने के लिए तैयार दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में आरएसएस को क्या जरूरत पड़ गई भाई अपना ग्लोबल आउटरीच बढ़ाने की। हकीकत यह है कि आरएसएस को अधिकतर जो भी डोनेशन आता है भारत के अंदर से छोड़ के बाहर से, इसमें का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। और यदि वहां से डोनेशन आना बंद हो जाए तो इनकी स्थिति जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर होती है। हालांकि आज की डेट में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो फंड की कहीं प्रॉब्लम है नहीं आरएसएस को, परंतु जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को, अपनी पकड़ को सत्ता पे कहीं ना कहीं ढीला होते हुए पा रही है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आरएसएस का इतना तेजी से प्रसार कैसे हुआ। आप देखिए आरएसएस का प्रसार कब हुआ। इसका मेनली प्रसार हुआ 1990s में। 1980s तक, जब तक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी थे, कुछ हद तक इसकी ताकत जो थी वो सीमित थी, ये दायरों में बंधा था। तो 1990 में ऐसा क्या हो गया कि आरएसएस इतनी तेजी से फैला। ऑफ कोर्स आप बोलोगे राम मंदिर, अयोध्या मंदिर, जी हाँ ये कुछ हद तक जिम्मेदार था, परंतु इससे ज्यादा जिम्मेदार दोस्तों था सामाजिक ताने बाने में जो परिवर्तन हो रहा था, वो बहुत बड़ा जिम्मेदार था। अब आप पूछोगे इसका अर्थ क्या हुआ। दोस्तों ग्लोबलाइजेशन होने के बाद में टेक्नोलॉजी, विदेशी टेक्नोलॉजी जो है वो भारत में आनी शुरू हुई।
ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये मेरा अपना एनालिसिस आकलन है। आज इस यूट्यूब पे करंट अनप्लग बाय राजीव पे ये एनालिसिस सुनने के बाद में मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि 2 दिन बाद से जो ये चिटिंग खोर लोग जो हैं, कॉपी कट पेस्ट करने वाले यूट्यूब पे, ये इसी चीज को उठा के अपने व्यू के रूप में प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। एक से एक भारी चोर जो है वो यूट्यूब पे बैठे हैं, आपका कंटेंट चोरी करते हैं, और ये वही है जिनको आप लोगों ने सुरमा बना के रखा हुआ है यूट्यूब पे कि बहुत बड़े पत्रकार हैं। ये बहुत ही बौने पत्रकार हैं, ये कंटेंट चोरी करते हैं और कहां से कंटेंट उठा रहे हैं उस आदमी को क्रेडिट भी नहीं देते। एक नंबर के चिटिंगखोर लोग हैं। खैर, आते हैं मुद्दे पे। तो 1990s के बाद से दोस्तों भारत के समाज में ताने बाने में बहुत ज्यादा परिवर्तन होना शुरू हुआ। क्या परिवर्तन होना शुरू हुआ? टेक्नोलॉजी भारत में आई। टेक्नोलॉजी भारत में आने से उदय हुआ नॉलेज सेक्टर का और सर्विस सेक्टर का। दोस्तों, नॉलेज सेक्टर के अंदर में हमने देखा कि औरतों की भूमिका बहुत तेजी से बढ़ी। जिन जिन महिलाओं में बौद्धिक क्षमताएं थी वो महिलाएं जो है वर्क फोर्स में आई। इसके पहले तक औरतें आपको वर्क फोर्स में ज्यादा नजर नहीं आई हैं, पर बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, मीडिया, हर सेक्टर में आपको तेजी से औरतें बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि इसके पहले तक भारत में जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रहा था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में श्रम बल लगता है, ताकत लगता है। आपको मालूम है कि श्रम ताकत के मामले में, बहुत शारीरिक ताकत के मामले में कुदरत ने, नेचर ने महिलाओं को थोड़ा सा कमजोर बनाया है पुरुषों की अपेक्षा। पर जब बात आती है बौद्धिक क्षमता की तो महिलाएं पुरुषों से बहुत आगे हैं। तो जैसे जैसे नॉलेज सेक्टर का उदय हुआ, जैसे जैसे सर्विस सेक्टर का उदय हुआ भारत में, तो हमने देखा कि महिलाएं जो हैं ये वर्क फोर्स में आनी शुरू हुई। और सर्विस सेक्टर में हेल्थ केयर देखें तो वहां तो पूरी तरीके से महिलाएं थी। नर्सिंग का व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ा। भारत की नर्सेस यूएसए में, इंग्लैंड में, कनाडा में हर जगह जाने लगी। तो दोस्तों, सर्विस सेक्टर और नॉलेज सेक्टर का जैसे जैसे उदय हुआ भारत में, महिलाओं का योगदान जो वर्क फोर्स में है, लेबर फोर्स में है, वो बढ़ने लगा। और जैसे जैसे महिलाओं का भूमिका बढ़ती चली गई जॉब में, जॉब मार्केट में, वैसे वैसे वो पुरुष जो पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे, जो पढ़ने लिखने में तेज नहीं थे, जिनको पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब मिल जाती थी, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी श्रिंक होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कम होने लगा, जॉब्स कम होने लगी। वहां पे जीडीपी में जहां 19% का कंट्रीब्यूशन था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो घट के 14-12% रह गया। तो जब ये कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कम हुआ, जीडीपी तो बढ़ रही थी पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन घट रहा था, तो उस वक्त में ये मेल जो है, ये पुरुष जो है जिनकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा नहीं थी, ये नौकरी से बाहर हो गए, वर्क फोर्स से बाहर हो गए। ये वर्क फोर्स का जो पूल था उसमें जगहें जो है वो एबल, तेज पुरुषों ने ली और तेज महिलाओं ने ली। और बहुत बड़ा पुरुषों का एक वर्ग जो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था, जो व्हाइट कॉलर जॉब करने में सामर्थ्यवान नहीं था, ये कहीं पीछे हट गया। और दोस्तों, ये जो वर्ग था यही आगे चल के भक्तों का वर्ग बना, जिनके पास में, जिनकी पढ़ाई लिखाई कम, दिमाग कम, परंतु जिनके पास में करने के लिए कुछ था नहीं। और जब आपके पास में करने के लिए कुछ नहीं रहता है तो आप धर्म की तरफ बढ़ते हो, आप कट्टरता की तरफ बढ़ते हो, आप उन्माद की तरफ बढ़ते हो। आप याद करो पिक्चर लगान, जब आमिर खान की टीम का मैच था, आखिरी दिन था, मैच जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे पता नहीं था, तो पूरे गांव के लोग कहां गए? भगवान के पास गए और भगवान के पास में भजन कीर्तन करने लगे। जब व्यक्ति साइकोलॉजिकली वीक होता है, ये पिक्चर में क्यों दिखाया गया, ये क्यों, ये बहुत साइकोलॉजिकली कनेक्टेड है दोस्तों। ये मूवी में सीन डाला गया है, या कोई भी हिंदी मूवी में देखिए, जब जब हीरो परेशान रहता है, व्यक्ति परेशान रहता है, तो वो कहां जाता है? वो मंदिर में जाता है और भगवान के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, तपस्या करता है।
वैसे ही जब ये पुरुष वर्ग जो पढ़ने लिखने में तेज नहीं था, ये जब बाहर हुआ वर्कफोर्स से, तो इसने अपना जो कह लीजिए कि समय या ये कह लीजिए कि इंगेजमेंट, अपने माइंड को ऑक्यूपाई करना, ये इसने लगाया धार्मिक कार्यों की तरफ। और जो धर्म से जुड़े हुए खास तौर पे उन्मादी संगठन थे जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनकी सदस्यताओं की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ और आरएसएस की भी मेंबर्स की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। अब दोस्तों वर्कफोर्स से बाहर चले गए, पुरुष आ गए यहां पे आरएसएस में। तो अब आप बोलोगे कि आपने जो आज टॉपिक उठाया उसका इससे क्या लेना देना है? जी हां, लेना देना है। देखिए, आरएसएस को देर आए दुरुस्त है, बहुत देर ये समझ में आया, बहुत दिनों बाद ये समझ में आया कि इस देश की महिलाएं जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और उनका वोटिंग, उनका निर्णय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आरएसएस या भाजपा महिलाओं को टारगेट कर रहा था, पर कैसी महिलाओं को टारगेट कर रहा था? गृहिणियों को, जो घर में बैठी हुई हैं, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, घर में बैठी है, गांव की औरतें, इनको टारगेट कर रहा था लाडली बहन और तमाम तरह की दीदी योजनाओं के द्वारा। अब इसको समझ में आया है, राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ। राहुल गांधी के कार्यक्रम में पुणे में जब हजारों लाखों महिलाएं दिखी, छात्राएं दिखी, पढ़ी लिखी औरतें दिखी, और जब राहुल गांधी ने यह कहा कि यू मे हैव ए रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड, विथ योर सन, विथ योर फादर, बट यू बिलोंग टू योरसेल्फ। आपका रिलेशन हो सकता है आपके भाई से, आपके पति से, आपके पिता से, परंतु आपके ऊपर में सबसे बड़ा अधिकार आपका स्वयं का है। वुमन लिबरलाइजेशन की जो उन्होंने बात कही, ये बात सुन के मनुस्मृति का पालन करने वाले जो लोग हैं उनके बीच में खलबली मच गई है, क्योंकि आज इस देश के अंदर में पढ़ी लिखी महिलाएं जो अपने पैरों पे खड़ी हैं, जो अपना खुद का डिसीजन लेती है, बहुत बड़ी तादाद में है। और महिला आरक्षण के द्वारा पार्लियामेंट में जो ये एक तरीके का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लेके आना चाह रहे थे, ये नजर आया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी लेके आया था, पर कहीं कांग्रेस चट कर गया। राहुल गांधी ने उस रिजर्वेशन पे जो है एक झाड़ू मार दिया और कहा कि इस देश की पढ़ी लिखी महिलाएं धीरे धीरे कांग्रेस की फोल्ड में लाने के लिए हम जुट गए। दोस्तों इंटरनेट का कनेक्शन चला गया था, पता नहीं आजकल रह रहा है कि इंटरनेट का कनेक्शन चला जा रहा है, तो मैं अंत भी करूंगा, 23 मिनट का हो गया है। तो अब आरएसएस अपनी छवि धीरे धीरे, जो मनुस्मृति में विचार रखने वाले जो संगठन के रूप में जाना जाता था, अब ये कहीं अपनी छवि में परिवर्तन करने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आप आगे ध्यान रखिएगा, आरएसएस के जो भी कार्यक्रम होंगे काफी ही लिबरल थॉट्स और वो विचार जो महिलाओं को आकर्षित करते हैं, जो महिलाओं को ठीक दिखते हैं, वैसे विचार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मंचों से आपको सुनने में नजर आएंगे। दोस्तों, चाहे आरएसएस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनका मेन इंटरेस्ट है कि किसी भी तरीके से सत्ता इनके हाथ में रहे, और सत्ता पाने के लिए जो है ये जो भी कर्तव्य हो सकेगा वो सारे कर्तव्य करेंगे। भले ही मनुस्मृति में इनका विश्वास रहा हो, परंतु ये कहेंगे पास्ट है। जैसे राष्ट्रगान ये कभी बोला नहीं करते थे, ठीक है, पर अब जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पहली बार आई भाजपा की, तो इन्होंने कहा कि हमारा अटूट विश्वास है, ये तो राष्ट्रगान है। और उसके बाद से आपने देखा कि भारत के हर राज्य में जहां जहां आरएसएस का ऑफिस है या भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, वहां पे जन गण मन जो है वो बड़ी ही तन्मयता के साथ में गाया जाने लगा।
इसी तरीके से यदि कल को मनुस्मृति को ये ठुकरा दें और ये कहें कि देश की आधी जनसंख्या यानी महिलाओं की जनसंख्या हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है, तो शायद हम कहीं सत्ता में आ नहीं पाएंगे। तो हो ये सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो महिलाओं को भी ये रिझाते हुए नजर आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका से ये क्यों किया गया। दोस्तों, अमेरिका जो है आपको मालूम है वुमेन एम्पावरमेंट का केंद्र है, अमेरिका ट्रेड का केंद्र है। अमेरिका जो है आप ये कह लीजिए कि जेंजी जो है वो जिस तरीके से संगठित अमेरिका में हो रहे हैं और जिस तरीके से डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अमेरिका यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के ही अंदर के एक संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके अध्ययन करना चाह रहे हैं मोहन जी भागवत, और उनके नजर में भी है। ये जाके वहां पे लोगों से मिलना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि कैसे आरएसएस की नींव को, भाजपा की नींव को और तीव्र और मजबूत किया जाए भारत में। तो इसको आप ग्लोबल आउटरीच कतई ना समझें। ये आउटरीच जो है ये अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं उस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। दोस्तों, चाहे जो भी है, मैं इस चीज का कह लीजिए कि अभिनंदन करता हूं या समर्थन करता हूं कि आरएसएस जो है वो रूढ़िवादिता के जड़ से बाहर निकल के थोड़े अपने विचारों को समग्र बना रहा है, अपने विचारों को जो है वो प्रचार प्रसार करना चाह रहा है और विश्व के विचारों को भी अपने अंदर अपनाना चाह रहा है। यदि ऐसा है, जो लग रहा है, जो ये कह रहे हैं उससे समझ में आ रहा है, यदि ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी कोई भी रूढ़िवादी संगठन बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अपने मित्रों के साथ में साझा कीजिएगा। दोस्तों, मैं 6 सितंबर को एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं। इस पेड वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मैं कहां इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। पेड वीडियो की फीस 1500 रुपए है। यदि आप पे कर सकते हैं तभी आप मुझे मैसेज डालिएगा, अन्यथा कृपया करके मत डालिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।